अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जिसको लिखने वाला जॉन मिल्टन। हम लोगों ने लाइन नंबर 26 तक अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इस पोएम को कवर कर लिया था। आज हमने लाइन नंबर 27 से अपनी पोएम को फर्दर स्टार्ट करना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो पोएट था उसने अपनी इस पोइट्री का जो पर्पज़ है, जो थीम है, उसको हाईलाइट कर दिया था कि मैंस फर्स्ट इज ओबीडियंस और जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, ये उसका थीम था। उसने म्यूज़ को एड्रेस करके अपनी पोइट्री स्टार्ट की थी और म्यूज़ से वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे पावर दो, मैं अपनी पोइट्री को प्रोसीड कर सकूं, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो कोई आम सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो कोई आम टॉपिक नहीं है, वो एक स्पेसिफिक, एक खास टॉपिक है। क्लियर। तो ये हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर। प्रीवियसली हम लोगों ने इस जो हमारी टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट, इसकी समरी भी कंप्लीट कर ली हुई है, लाइन बाय लाइन जो है एनालिसिस भी डिस्कस कर लिया है, राइटर का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी लेक्चर्स सुन लें वो वाले। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सब लेक्चर्स जो है पैराडाइज लॉस्ट के सीक्वेंस में आपके सामने शो हो जाएंगे। तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो आज का लेक्चर है लाइन नंबर 27 से हम करते हैं स्टार्ट। तो पोएट कहता है, से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम द व्यू। से फर्स्ट टू हेवन। अब देखो बेसिकली यहाँ पे पोएट जो है वो एड्रेस कर रहा है म्यूज़ से, मतलब म्यूज़ से ही बात करते हुए कह रहा है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम यू द यू, कि तुमसे जन्नत का कुछ भी चीज़ छुपी नहीं हुई। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पोएट कहता है, मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग जो म्यूज़ है वो स्टार्टिंग से ही है। म्यूज़ इस वर्ल्ड के बारे में, इस वर्ल्ड की क्रिएशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानता है। ठीक है, जो गॉडेस ऑफ पोइट्री है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उसको सब कुछ ही पता है। तो वो कह रहा है गॉडेस ऑफ पोइट्री से, तुमसे तो जन्नत भी छुपी नहीं हुई। ठीक है, उसमें जो कुछ है वो भी नहीं छुपा हुआ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या बताओ, वो आप अगली लाइन में देखेंगे। कहता है, नोट द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल, कि जो हेल है उसके अंदर जो गहरी गहरी खाइयाँ बनी हुई हैं, जो उसके अंदर गहरे अंधेरे हैं, वो भी तुमसे नहीं छुपे हुए। Say first what cause moved our grandparents in that happy state। कहता है तुम मुझे बताओ कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बड़ी हैप्पी स्टेट में रह रहे थे, वो ऐसी स्टेट में थे जहाँ पे उनके ऊपर गॉड की खास मर्सी में थे, वो तो बहुत खुश थे। लेकिन वो क्या वजह बनी है, जिस वजह की वजह, जिस कॉज से, मतलब वो क्या कॉज बनी जिस वजह से ये अपने गॉड के नाफरमान हो गए, इन्होंने अपने गॉड की बात नहीं मानी, और किस चीज़ ने इनको रेबल कर दिया था। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस की वजह से, यानी कि अपने गॉड को ओबे करने की वजह से उनको इतना कुछ मिला था, उनको इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा गया था, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली थी। तो वो कौन था जिसने उन्हें इस डिसओबीडियंस के ऊपर फोर्स किया था। तो स्क्रीन पे देखे ज़रा, कहता है, से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम द व्यू नॉर डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल, से फर्स्ट व्हाट कॉज। वो यहाँ पे म्यूज़ से एड्रेस करते हुए कह रहा है जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, कि म्यूज़ तुम तो शुरू से ही हो, तुम्हें पता है जो हेवन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तुम सब कुछ जानते हो, तुम हेल के बारे में भी सब कुछ जानते हो, हेल के अंधेरों के बारे में भी सब कुछ जानते हो। तो तुम मुझे बताओ वो क्या चीज़, क्या वजह बनी जिसने हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये यहाँ पे एडम एंड ईव की बात करें अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, वो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे एक बहुत ब्लेस्ड प्लेस के अंदर रह रहे थे, जॉयफुली रह रहे थे, वो तो गॉड की ब्लेसिंग के अंदर थे। मूव्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन दैट हैप्पी स्टेट, कि किस चीज़ ने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को उस हैप्पी स्टेट से मूव करवाया। फेवर्ड ओवर हेवन सो हाईली, वो तो हेवन के फेवर्ड में थे, वो तो गॉड की ब्लेसिंग के अंडर थे। टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर दिस क्रिएटर, और टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर मीन्स कि अपने गॉड से उसको बागी कर दिया, रेबल कर दिया, कि रेबल हो गया, अपनी गॉड की नाफरमानी की उसने। एंड ट्रांसग्रेस हिज विल, और इसके जो विल थी, जो हुक्म थी, उसकी नाफरमानी की। फॉर वन रिस्ट्रेंट लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, हालांकि उनको सिर्फ और सिर्फ वन रिस्ट्रेंट, सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रेंट, एक पाबंदी की वजह से
इस सारी नेमतें, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स बिसाइड्स, जितनी भी नेमतें थी, जितनी भी ब्लेसिंग्स थी, उनका मालिक बनाया गया था। Who first seduced them to that foul revolt? कहते वो कौन था जिसने उन्हें नाफरमानी पे उकसाया? ठीक है, रिवोल्ट मतलब बगावत। ठीक है, किसने उनको बागी बना दिया था? ठीक है, किसने उनको नाफरमान बना दिया था? किसने उनको डिसओबीडियंस के ऊपर फोर्स किया था? द इन्फर्नल सर्पेंट, वो जहन्नुम का सांप, ही इट वॉज हुज गायल, गायल मीन्स ट्रिक, ट्रिक कौन से? डिसीटफुल ट्रिक। कहते ये वही सांप है जहन्नुम का, उसकी ट्रिक्स थी, उसने धोखा दिलवाया था। स्टेड अप विद एनवे एंड रिवेंज डिसीव्ड, कहता है वो एनवे यानी कि हसद और रिवेंज यानी कि इंतकाम से भरा हुआ था। स्टेड अप भरा हुआ था, डिसीव्ड उसने धोखा दिया। अब यहाँ पे बताया गया जी कि ये शैतान था, शैतान ने बनाया था, शैतान ने ये जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन पोइट के अकॉर्डिंग उनको क्या किया? डिसीव्ड दिया, धोखा दिया। किस वजह से? क्योंकि वो हसद और इंतकाम से भरा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीम है वो थीम ऑफ एनवे और थीम ऑफ रिवेंज भी आ गया स्टोरी के अंदर कि सैटन ने सब कुछ क्यों किया? बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ रिवेंज एंड फुल ऑफ एनवे। उसके बाद कहता है जी द मदर ऑफ मैनकाइंड व्हाट टाइम हिज प्राइड, कहते हैं उसने धोखा दिया, डिसीव्ड पीछे वाली लाइन के साथ लिंक्ड है। उसने जो मैनकाइंड है उनकी मदर को डिसीव्ड किया, धोखा दिया। और कहता है वो टाइम जो था वो शैतान के लिए, सैटन के लिए फ़ख्र और गुरूर का टाइम था, प्राइड का टाइम था, जिस टाइम पे इसने जो मदर ऑफ मैनकाइंड थी उनको डिसीव्ड कर दिया था। फिर इसके बाद है हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन विद ऑल हिज लो होस्ट। अब कहते हैं इसी वक्त क्या हो गया जब इसने, सैटन ने डिसीव्ड किया मदर ऑफ मैनकाइंड को। कहते उस वक्त क्या हुआ कि इसके फेलो एंजल्स के साथ, यहाँ पे जो होस्ट है बेसिकली फेलो एंजल्स के लिए यूज़ किया गया। पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटन्स के चेले थे उनके लिए एंजल्स का वर्ड यूज़ किया गया। तो कहा गया कि जब इसने ये गुस्ताखी की जुर्रत की थी अपने फेलो एंजल्स के साथ मिलके, तो उसी टाइम सैटन को और जो इसके फेलो एंजल्स थे उनको जन्नत से, हेवन से निकाल दिया गया था। हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन, हेवन से निकाल दिया गया, विद ऑल हिज होस्ट ऑफ रेबल एंजल्स, जितने भी इसके रेबल एंजल्स थे जो इसके साथ मिले हुए थे, जितने भी बागी एंजल्स थे, बाय हुज एड एस्पायरिंग, जिनकी मदद से इसने ये जो गुस्ताखी है वो करने की कोशिश की थी। टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी अबव हिज पियर, वो अपने आप को गॉड की इक्वल रैंक पे लाने के लिए, क्या कहते हैं, ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल द मोस्ट हाई। अब क्या करता है वो, सैटन जो है उसके बिलीव था वो बिल्कुल गॉड के इक्वल रैंक रखता है। ठीक है, वो गॉड से लो रैंक नहीं रखता, वो गॉड के इक्वल रैंक लगता है। और इसीलिए इफ़ ही ओपन एंड विद एम्बिशियस एम, और इसीलिए इफ़ ही ओपनड यानी कि उसका जो मकसद था, एम्बिशियस एम, अपना मकसद जो है उसने अपने मकसद के साथ क्या किया, गॉड के अगेंस्ट रेबल एक्ट किया, अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड। उसने गॉड की जो मोनार्की थी, जो हुक्मरानियत थी, जो बादशाहत थी, वो और जो थ्रोन था उसको इसने चैलेंज किया था। ठीक है, बिकॉज ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू गॉड और इक्वल टू गॉड। ये है यहाँ पे जी जॉन मिल्टन का बिलीफ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें अब तक बताया गया कि सैटन जो है वो रिवेंज और इन्वे रखता था, और उसने अपने उस रिवेंज एंड इन्वे की बेस पे जो मदर थी मैनकाइंड की उनको उसने धोखा दिया। और इस बेस पे जब उन्होंने उनको धोखा दिया तो शैतान ने बड़ा अपने ऊपर प्राइड फील किया, और इसी बेस पे, इस धोखे की बेस पे जो एडम और ईव है उनको जन्नत से निकाल दिया गया था। और इसके अलावा क्योंकि इसने एक डिसीटफुल एक्ट को परफॉर्म किया था सैटन ने, तो सैटन को भी उसके रेबल एंजल्स के साथ जन्नत से निकाल दिया गया था। और सैटन अपने आप को इक्वल टू गॉड कंसीडर करता था, और इसीलिए उसने जो गॉड है उसके थ्रोन को और उसकी मोनार्की को चैलेंज किया था। फिर इसके बाद ये कहा गया है कि रेस्ड इम्पियस वॉर इन हेवन एंड द बैटल प्राउड। कहते हैं इस तरह से जन्नत में जो थी ना, इम्पियस यानी कि जो नापाक जंग होती है ना, उसकी नपास यानी कि इम्पायस मतलब होता है अनहोली। तो कहते हैं इस तरह से जंगल के अंदर जन्नत में जो है ना नापाक जंग का आगाज़ हुआ था, स्टार्ट हुई थी एक वॉर। और वो वॉर कौन सी थी? बैटल प्राउड यानी कि गुरूर और तकब्बुर की वॉर थी।
फिर विद वेन अटेम्प्ट, यानी कि वो जो गॉड का थ्रोन था उसको एम्पावर्ड करना चाहता था बट वो उसको एम्पावर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए इस प्राउड की बैटल के अंदर सैटर्न को नाकामी फेस करना पड़ी। ठीक है, ऑल इन वेन, यानी कि उसको नाकामी फेस करना पड़ी। वो इस बैटल में वॉन नहीं कर पाया, वो गॉड का थ्रोन नहीं ले पाया। हिम द अलमाइटी पावर, गॉड जो कि सारी पावर रखता है। फिर है हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द एथरियल स्काई, तो कहता है अब उसने यह किया, गॉड जो कि सारी पावर रखता है, उसने शैतान को आसमान से ज़बरदस्त तबाही से जलती हुई ज़मीन से नीचे जहन्नुम के नीचे तरीन तक एक जगह थी वहाँ फेंक दिया। मीन्स यहाँ पे वर्ड है हर्ल्ड, मतलब होता है ज़ोर से फेंकना। हेडलॉन्ग बगैर समझे सोचे, फ्लेमिंग आग। कहता है अब यहाँ पे बताया गया है कि तो यहाँ पे जो अब जिस जगह सैटर्न था वो अपर रैंक था। जब गॉड अग्रेसिव हुआ सैटर्न के ऊपर उसकी एक्ट के बेस पे, तो गॉड ने फुल अग्रेसिवनेस के साथ क्या किया, सैटर्न को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जिस जगह पे आग जल रही थी। और वो जगह कौन सी थी, वो हेल की प्लेस थी। ठीक है, जिस हेल की प्लेस में वो गया वहाँ पे उसको जंजीरों के अंदर यानी चेन्स के अंदर बंद कर दिया गया था, और वहाँ पे हमेशा हमेशा रहने वाली आग भी थी। और सैटर्न ने उस प्लेस में चेन्स और आग के अंदर रहना था। जैसे इन लाइंस में देखें, हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द अर्थ स्काई, के ऊपर से नीचे आसमान से नीचे ज़बरदस्त तबाही से गुस्से से नीचे फेंका उसने। टू बॉटमलेस परडिशन, बॉटमलेस परडिशन यानी कि यहाँ पे जहन्नुम की बात की जा रही है, वो जहन्नुम जिसके निचले दर्जे में गया था वो। ठीक है, सबसे एंड वाले पॉइंट में। देयर टू ड्वेल इन एडमेंटाइन चेन्स एंड पेनल फायर, जहाँ पे इसको हमेशा एक अजाब में रहना था, और वो अजाब कौन सा था, कभी ना खुलने वाली अनब्रेकेबल। एडमेंटाइन मीन्स अनब्रेकेबल चेन्स, कभी ना खुलने वाली चेन थी, एंड पेनल फायर और हमेशा चलने वाली वहाँ पे आग थी, और उस आग के अजाब में वहाँ पे रहना था। हु डज डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, और ऐसा क्यों था, क्योंकि उसने जो ओमनीपोटेंट जो कि बहुत ज़्यादा पावर रखने वाला गॉड है उसके अगेंस्ट जंग का ऐलान किया था। इसीलिए सैटर्न के साथ ये सब कुछ हुआ। 9 टाइम्स द स्पेस दैट मेजर डे एंड नाइट, कहते हैं अगर ह्यूमन बीइंग के जो ऑब्जर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये कहा जाता है कि 9 टाइम 9 दिन और रातें, ठीक है, शैतान ने जो है ना अपने रेबल एंजल्स के साथ टू मॉर्टल मैन, यहाँ पे लिखा टू मॉर्टल मैन, अकॉर्डिंग टू मॉर्टल मैन मीन्स जो नॉर्मल इंसान होते हैं हम जैसे, कहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सैटर्न है वो 9 टाइम्स डे एंड नाइट, 9 रातें और 9 दिन वहाँ पे रहा था हेल के अंदर। ही विद हिज हॉरेड क्रू, हॉरेड क्रू मतलब जो इसके अपने बागी ग्रोह था, जो सैटर्न के साथ रेबल एंजल्स का ग्रुप था। ले वेंक्विस्ट, वेंक्विस्ट कहते हैं ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल मदहोशी यानी कि फॉरगेटफुलनेस की हालत में हो। कहते वो जहन्नुम में ले वेंक्विस्ट यानी कि मदहोशी की हालत में पड़ा रहा। रोलिंग इन द फेरी गल्फ, रोलिंग इन द फेरी गल्फ यानी कि जहन्नुम की आग की झील के अंदर, क्योंकि अब शैतान हार चुका था और अपनी हार के साथ जहन्नुम के आग के अंदर जो झील थी उस झील के ऊपर मदहोश पड़ा रहा। फिर उसके बाद है confounded दो इमोर्टल बट ही इज डूम, क्योंकि इमोर्टल क्योंकि अब वो इमोर्टल था, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक लाफानी था, वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं था, इसलिए वो जिंदा रहा वहाँ पे। बट ही इज डूम, डूम का मतलब है किस्मत। अब उसकी किस्मत में क्या था, रिजर्व्ड हिम टू मोर रैथ, उसकी किस्मत में गॉड का और ज़्यादा रैथ था, गुस्सा था, कहर लिख दिया गया था। फॉर नाउ द थॉट, अब जैसे ही उसको होश आता है वो सोचता है, थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन, वो पेन जो उसके हमेशा उसके साथ रहने वाला है और वो खुशियाँ जो वो खो चुका है। टॉर्मेंट से, जब ये इनके बारे में सोचता है, जब इसको होश आया तो उसको बहुत तकलीफ होती है, उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है। राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज, वो जब अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाता है, बेलफुल मतलब दुख भरी, जब अपनी दुख भरी निगाहें इधर उधर दौड़ाता है। दैट विटनेस्ड ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे, एफ्लिक्शन मतलब तबाही और डिसमे मतलब बदकिस्मती। तो कहते हैं इस चीज़ ने उसको हर तरफ, जब उसने अपनी निगाहें उधर उधर दौड़ाई
तो हर तरफ उसको अपनी तबाही और बदकिस्मती ही नज़र आई, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया इसको। फिर क्या हुआ, मिक्स्ड विद अब्यूरेट प्राइड एंड स्टेडफास्ट हेट, कहता है इन तमाम मंजर ने उसके ज़िद्दी गुरूर और उसकी नफ़रत को बढ़ा दिया। तो ये हुआ जी सैटर्न के साथ, कि सैटर्न को जब उसके प्राइड की बेस पे उसने वॉर की थी प्राइड की हेवन के अंदर, उस बेस पे जब उसको नाकामी फेस करना पड़ी तो गॉड ने उसको आसमान से ज़मीन की तरफ, ज़मीन से भी नीचे जहन्नुम के निचले दर्जे में फेंक दिया, जहाँ पे उसको चेन्स के अंदर बंद किया गया। और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिलीफ कहा जाता है यहाँ पे कि वो 9 days एंड 9 nights जो है वहाँ पे रहा था, और सैटर्न को उसके जो रेबल एंजल्स थे उनके साथ फेंका गया था, और वो जहन्नुम के अंदर एक झील थी, एक लेक थी, वहाँ पे बेहोशी की हालत में पड़ा रहा काफ़ी देर तक, क्योंकि सैटर्न एक इमॉर्टल क्रिएचर है, तो उसके इमॉर्टल क्रिएचर होने की बेस पे वो मर तो सकता नहीं था, इसीलिए वो जहन्नुम में भी जिंदा रहा था। और उसकी किस्मत में गॉड की तरफ से रैथ लिख दिया गया हुआ था। जब वो होश में आता है तो वो होश में आके सोचता है कि जो उसकी खुशियाँ थी उसने उसको भी खो दिया, और वो परमानेंट पेन में रहेगा, हमेशा पेन में रहेगा। ये चीज़ उसको बेचैन कर देती है। वो अपने दुख भरी जो आंखें होती हैं, नज़रें होती हैं, इधर उधर देखता है उनके साथ, और जब वो इधर उधर देखता है तो उसको हर तरफ अपनी तबाही, अपनी बर्बादी, अपनी बदकिस्मती नज़र आती है। और उसकी जो बदकिस्मती होती है, ये तबाही जो होती है, ये उसके गरूर, ज़िद्दी गरूर, यानी कि वो अब क्या ऑब्स्टिनेट हो चुका हुआ है, ज़िद्दी हो चुका हुआ है, और उसके नफ़रत को बढ़ा देती है। फिर इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद एट वंस एज फॉर एज एंजल्स कैन व्यू, कि फिर एकदम वो जहाँ तक देख सकता था उसने वहाँ तक देखा, ठीक है। एंजल्स कैन व्यू, कैन मतलब यहाँ पर CAN वाला कैन है, और कहता है जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक वो अपनी निगाह लगा सकता था, उसने अपनी नज़र लगाई, और उसको नज़र क्या आया, द डिसमल सिचुएशन, वेस्ट एंड वाइल्ड, उसको उजड़ी हुई ज़मीन और तबाहकुन हालात दिखाई दिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। लाइन नंबर 60 तक हम लोगों ने टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया। लाइन नंबर 27 से हमारी टेक्स्ट को हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लेक्चर में लाइन नंबर 61 से हम प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर का अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। ये सब की सब लाइन्स इंपॉर्टेंट थी, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 60 तक ओवरऑल सारा इंपॉर्टेंट ही गया है अभी तक, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक कि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।